हेलो एवरीवन, माई सेल्फ समृद्धि शर्मा और मैं आज आपके लिए लाई हूँ एक वन शॉर्ट रिवीजन फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए, जो कि बहुत हेल्पफुल रहने वाली है। और इसमें मैं आपका सारा साइंस का सिलेबस कवर करने वाली हूँ और ये आपका जो सारा सिलेबस है ये 1 वीक में सारा सिलेबस कवर होने वाला है। सो टुडे आवर टॉपिक विल बी न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशंस। सो स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा फोर्स के बारे में जान लेते हैं कि फोर्स क्या है। कोई भी एक्शन जो पुश पुल और हिट कॉज करे किसी बॉडी को, उसको हम फोर्स कहेंगे। कोई भी एक्शन जो पुश पुल और हिट कॉज करे किसी बॉडी को, सिंपली हम उसको फोर्स कह देंगे। और जो फोर्स होती है वो क्या क्या अफेक्ट्स प्रोड्यूस करती है, वो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट्स को मूव कर देती है और जो मूविंग ऑब्जेक्ट होगा उसको स्टॉप कर सकती है और मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड और डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है और किसी भी ऑब्जेक्ट की साइज और शेप भी चेंज कर सकती है। नाउ व्हाट आर बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस? Balanced forces, when number of forces act on a body and its effect will be zero। मतलब जब बहुत सारी फोर्सेस किसी बॉडी के ऊपर एक्ट करेंगी लेकिन उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होगा और उसका इफेक्ट क्या जीरो होगा, तब हम उन फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो जो फोर्सेस होंगी इक्वल इन मैग्नीट्यूड होंगी, मतलब कि उनका मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा, तब हम उन फोर्सेस को बैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। तो इसको हम थोड़ा एग्जांपल से भी समझ लेते हैं क्या होती हैं बैलेंस्ड फोर्सेस। चलो एक वुडन ब्लॉक ले लेते हैं और उस वुडन ब्लॉक के ऊपर हम जो है राइट साइड से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और लेफ्ट साइड से भी 5 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं, तो वो ऑब्जेक्ट ना राइट साइड जाएगा ना लेफ्ट साइड जाएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस हैं, इनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, तो ना ही वो राइट साइड जाएगा ना ही वो लेफ्ट साइड जाएगा। इट मीन्स कोई भी इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो इसको हम कौन सी फोर्सेस कहेंगे? बैलेंस्ड फोर्सेस। नाउ व्हाट आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस? जब नंबर ऑफ फोर्सेस लग रही होंगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, नंबर ऑफ फोर्सेस, लेकिन उनका कोई ना कोई इफेक्ट होगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर और वो जो फोर्सेस होंगी अनइक्वल होंगी मैग्नीट्यूड में। अनइक्वल मतलब अगर एक फोर्स 10 न्यूटन की है तो दूसरी फोर्स 5 न्यूटन की या 15 न्यूटन की होनी चाहिए, तो तब हम उन फोर्सेस को क्या कहेंगे? अनबैलेंस फोर्सेस। जब वो कोई ना कोई अफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी, नॉन जीरो अफेक्ट प्रोड्यूस करेंगी किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, तब हम उन फोर्सेस को अनबैलेंस्ड फोर्सेस कहेंगे। तो चलो हम एक एग्जांपल से ले लेते हैं, वही पहले वाली एग्जांपल ले लेते हैं, वुडन ब्लॉक वाली। तो एक वुडन ब्लॉक है, उसको राइट साइड से 10 न्यूटन फोर्स लग रही है, लेकिन लेफ्ट साइड से जो है 20 न्यूटन फोर्स लग रही है। राइट साइड से 10 न्यूटन और लेफ्ट साइड से 20 न्यूटन, तो लेफ्ट साइड से ज़्यादा फोर्स लग रही है ना, तो वो लेफ्ट साइड से अगर ज़्यादा फोर्स लग रही है तो वो राइट साइड के लिए मूव होगा, अपोजिट डायरेक्शन मूव होगा। इसका मतलब कोई ना कोई अफेक्ट तो आ रहा है ना वो ऑब्जेक्ट के ऊपर। अगर जब कोई ना कोई अफेक्ट आ रहा है तो वो कौन सी फोर्सेस होंगी? अनबैलेंस फोर्सेस। और हमने इनका मैग्नीट्यूड देखा, इक्वल भी नहीं था, क्योंकि एक फोर्स का मैग्नीट्यूड 10 न्यूटन था और दूसरी फोर्स का मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन था। तो ये था हमारा बैलेंस्ड फोर्सेस, अनबैलेंस्ड फोर्सेस एंड फोर्स। नाउ लेट अस स्टार्ट अवर मेन टॉपिक, दैट इज न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो न्यूटन ने 3 लॉज दिए थे मोशन के, जिनको हम न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन कहते हैं। अब न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है? न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट स्टेट में है या फिर यूनिफॉर्म मोशन में है अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ पे अगर यूनिफॉर्म मोशन में है या फिर रेस्ट में है, तो वो वैसा ही रहना पसंद करेगा। लेकिन कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई होगी। जब तक उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगी, तब तक वो जो है अपनी मतलब कि उसी स्टेट में रहना पसंद करेगा। अब हम जो है इस लॉ के थोड़ी एप्लीकेशंस देख लेते हैं। जब कोई पर्सन क्या बोलते हैं बस में खड़ा होता है,
तो जब बस सडनली जो है मूव करना स्टार्ट कर देती है तो हम बैकवर्ड की तरफ फॉल होते हैं। तो ये जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन की एप्लीकेशन है। थोड़ी सी मैं इसकी आपको एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि ऐसा क्यों होता है। क्योंकि जब हम बस में खड़े होते हैं, हम भी रेस्ट में होते हैं और बस भी रेस्ट में होती है, और जब सडनली बस जो है स्टार्ट हो जाती है, मूव करना स्टार्ट कर देती है, हमारी लेग्स जो है मोशन में आ जाती हैं, बट हमारा जो अपर पोर्शन होता है वो अभी भी रेस्ट में होता है और वो पीछे की तरफ जाता है और हमारी लेग्स जो थी आगे की तरफ जाती है। दैट्स वाई हम जो है बैकवर्ड फॉल होते हैं। लेकिन जब ड्राइवर जो है सडनली ब्रेक अप्लाई करता है तो हमारी पूरी बॉडी जो होती है मोशन में होती है और तब बस क्या करती है, रेस्ट में आ जाती है। बस रेस्ट में आ जाती है, हमारी पूरी बॉडी मोशन में होती है, हम आगे की तरफ जा रहे होते हैं और हम आगे की तरफ ही रह जाते हैं और तब हम जो है आगे की तरफ बढ़ते हैं, मतलब फॉल्स फॉरवर्ड। नाउ इनर्शिया एंड मास। व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया समझ लो एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है किसी ऑब्जेक्ट की, और या फिर एक ऐसी चाहत होती है ऑब्जेक्ट की, जबकि कोई ऑब्जेक्ट जिस स्टेट में होगा वो उसी स्टेट में रहना पसंद करेगा। कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट की स्टेट में है तो वो रेस्ट की स्टेट में ही रहना पसंद करेगा, और अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन चल रहा है तो वो जो है उसी मोशन में चलना पसंद करेगा। इस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं किसी ऑब्जेक्ट का इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट। और इसी प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ को गैलीलियोज लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहा जाता है। इनर्शिया किसी ऑब्जेक्ट का मास से मेज़र किया जाता है और वो जो है मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नाउ टाइप्स ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। सो लेट अस स्टार्ट आवर फर्स्ट टाइप ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इट मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, वो चलना नहीं चाहेगा, वो मोशन में नहीं आना चाहेगा। लेकिन कब तक? जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई, अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स नहीं अप्लाई हो जाती। तो इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं हम। When a bus suddenly starts moving then the passengers in the bus fall backward। ये हमने पहले भी एग्जांपल ली थी कि जब कोई बस में बैठा होता है तो बस अगर सडनली जो है मूव करने स्टार्ट हो जाती है तो पैसेंजर जो है बैकवर्ड फॉल होता है और बस आगे निकल जाती है। इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छे से बताई थी। लेकिन अभी हम इसकी दूसरी एग्जांपल ले लेते हैं। द कारपेट इज बीटन विद अ स्टिक टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल्स। जब कारपेट होता है उसके ऊपर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो जब हम उस कारपेट को स्टिक करते हैं, मतलब स्टिक से मारते हैं, तो वो कारपेट जो है मोशन में आ जाता है। लेकिन उसके जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो मोशन में नहीं आना चाहते, इसीलिए वो घिर जाते हैं। मोशन में नहीं आना चाहते, हिलते नहीं। अगर वो मोशन में आना चाहते तो वो कारपेट के साथ मूव होना स्टार्ट हो जाते, लेकिन वो मोशन में नहीं आना चाहते बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, और वो जो है रेस्ट में ही रह के गिर जाते हैं। नाउ द सेकेंड टाइप ऑफ इनर्शिया ऑफ मोशन। ये भी वही, मतलब कि जब कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होगा तो वो मोशन में ही रहना पसंद करेगा, लेकिन जब तक उसके ऊपर यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो वो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहना पसंद करेगा जब तक उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग जाती। तो अब हम देख लेते हैं, इसकी भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसकी एक थर्ड एग्जांपल ले लेते हैं ये हम, कि जो लगेज होता है बस के ऊपर लगेज होता है तो उसको हम टाई करके क्यों रखते हैं? टाई करके इसीलिए रखते हैं ताकि जब बस सडनली स्टॉप हो जाए, तो जब बस चल रही होती है, बस के ऊपर लगेज होता है, लगेज भी मोशन में होता है, बस भी मोशन में होती है, लेकिन जब बस स्टॉप हो जाती है, रेस्ट में आ जाती है, तो लगेज मोशन में ही होता है और वो आगे घिर जाता है। उसको आगे घिरने से बचाने के लिए जो है लगेज को टाई करके रखा होता है। नाउ इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। टेंडेंसी वही किसी बॉडी की टेंडेंसी है, मतलब कि वो जो है जिस डायरेक्शन में जा रहा होगा उसी डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा, वो किसी और डायरेक्शन में जाना पसंद नहीं करेगा जब तक उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाई जाएगी उसके अपोजिट डायरेक्शन से, तो वो उसी डायरेक्शन में जाना पसंद करेगा। नाउ न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब हम पढ़ेंगे न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। अब न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है? न्यूटन का सेकेंड लॉ मोशन का ये कहता है
कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, जो रेट है चेंज ऑफ मोमेंटम का किसी ऑब्जेक्ट का, इज प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स, और वो उसी डायरेक्शन में जाता है जिस डायरेक्शन में फोर्स जो होती है उसके ऊपर अप्लाई की जाती है। तो इसकी हम मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन देख लेते हैं थोड़ी सी। इसकी जो एक डेराइवेशन है वो ये है कि जो फोर्स है, फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन। इसकी एक ये डेरिवेशन है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। और फोर्स के हमारे यूनिट्स, SI यूनिट जो होता है फोर्स का हमारा होता है, फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन, और जो इक्विवेलेंट होता है kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। ये यूनिट्स कैसे बने? जो मास का यूनिट होता है वो kg होता है, और एक्सेलरेशन का यूनिट मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर होता है, इसलिए जो फोर्स की यूनिट है kg मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर भी और न्यूटन भी है। नाउ एप्लीकेशन ऑफ न्यूटन सेकेंड लॉ, न्यूटन के सेकेंड लॉ की एप्लीकेशन। एक क्रिकेट प्लेयर होता है, फील्डर, जब उसने कैच पकड़ना होता है तो वो कैच पकड़ता है जब बॉल को, और अपने हैंड्स को जो होता है पीछे की तरफ ले आता है, पीछे की तरफ। क्यों? क्योंकि जो उसका वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ना, उसका जो अफेक्ट होता है, उसका टाइम जो होता है, टाइम इंक्रीज करता है और मोमेंटम का अफेक्ट कम करता है। टाइम इंक्रीज करेगा और मोमेंटम का अफेक्ट कम करेगा, इसीलिए जो है वो अपने हाथ पीछे लाता है, क्योंकि टाइम इंक्रीज करता है और मोमेंटम का अफेक्ट कम करता है, ताकि उसको कम लगे, उसका अफेक्ट उसके हैंड्स पर कम हो। नाउ न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जो है ये बताता है कि जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई फोर्स एक्सर्ट करेगा, तो वो जो दूसरा ऑब्जेक्ट है वो भी फोर्स एक्सर्ट करेगा फर्स्ट ऑब्जेक्ट के ऊपर, और वो जो दोनों फोर्सेस होंगी इक्वल होंगी और अपोजिट होंगी डायरेक्शन में, इक्वल एंड अपोजिट ऑन फर्स्ट ऑब्जेक्ट, मतलब इक्वल होंगी, मैग्नीट्यूड उनका इक्वल होगा और अपोजिट होंगी डायरेक्शन में दोनों फोर्सेस। ठीक है, तो अब इनके हम जो है एप्लीकेशंस देख लेते हैं न्यूटन्स थर्ड लॉज ऑफ मोशन के। कोलिजन ऑफ टू पर्सन्स, अगर कोई दो पर्सन्स हैं, वो वॉक कर रहे हैं या फिर रन कर रहे हैं, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में कर रहे हैं, वॉक या रन, तो जब वो कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगे, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाएंगे, लेकिन दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे और उसका जो अफेक्ट होगा वो भी इक्वल होगा, और दोनों एक दूसरे के ऊपर एक्शन रिएक्शन फोर्सेस लगाएंगे, एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस। वॉकिंग ऑफ अ पर्सन, जब हम चलते हैं, हम अपने टोज से जो है वो अपने ग्राउंड को पुश करते हैं, ग्राउंड उतनी ही फोर्स लगाता है हमारे ऊपर और हमें आगे की तरफ ढकेलता है, और हम आगे की तरफ चलना स्टार्ट कर देते हैं। नाउ रिकॉइल ऑफ गन, जब गन में से हम क्या बोलते हैं, बुलेट को फायर करते हैं, तो गन जो है बुलेट को आगे की तरफ फोर्स लगाएगी, और बुलेट भी उतनी ही रिएक्शन फोर्स लगाएगी गन के ऊपर, और जो गन फोर्स लगाएगी उससे बुलेट आगे जाएगी, लेकिन जो बुलेट फोर्स लगाएगी उससे गन पीछे जाएगी। अब ये आता है, सवाल ये आता है कि अगर इक्वल फोर्सेस होती हैं तो बुलेट इतनी दूर तक आगे क्यों जाती है और गन इतनी दूर पीछे क्यों नहीं आती है? क्योंकि बुलेट का मास जो होता है बहुत कम होता है, जिससे फोर्स उस पर जितनी भी लगती है उसका अफेक्ट ज़्यादा आता है, लेकिन जो हमारी मास होता है गन का वो ज़्यादा होता है, उस पर भी फोर्स उतनी लगती है, लेकिन उसका अफेक्ट जो होता है कम होता है। नाउ रॉकेट प्रोपल्शन कैसे होता है? रॉकेट, बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं रॉकेट के अंदर, और वो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करती हैं, और वो सारी हीट जो है, सारी फोर्स जो है ग्राउंड लेवल की तरफ लगाती है, और ग्राउंड लेवल उसके ऊपर क्या होते हैं, उतनी ही फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से रॉकेट ऊपर चला जाता है। ग्राउंड की फोर्स से रॉकेट ऊपर जाएगा, और रॉकेट अपनी फोर्स जो है नीचे की तरफ लगाएगा। जो रॉकेट फोर्स लगाएगा उसको हम एक्शन बोलेंगे, और जो ग्राउंड फोर्स लगाएगा उसको हम रिएक्शन बोलेंगे। अब न्यूटन के थर्ड लॉ के ऊपर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं बताती हूँ आपको। जो न्यूटन थर्ड लॉ होती है ना, इसमें एक्शन रिएक्शन फोर्सेस होती हैं, दोनों एक साथ लगती हैं, ना कि पहले एक्शन लगेगी और बाद में रिएक्शन। दोनों एक साथ लगेंगी, दोनों एक साथ लगेंगी, और दोनों टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेंगी, ना कि तीन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर और ना ही एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के ऊपर लगेंगी। नाउ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम,
अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जो है हमारा न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन का ही एक रिजल्ट है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जब दो मोमेंटम होते हैं, दो मोमेंटम एक दूसरे से कोलाइड करते हैं, तो उनका आफ्टर कोलिजन का मोमेंटम जो होगा वो इक्वल होगा बिफोर कोलिजन के मोमेंटम से। बस इसका हमें इतना ही है, इसका ज़्यादा हमें कंसेप्ट नहीं। लेकिन इसका एक ये बात देख लो, ध्यान से देख लो कि लेकिन ये कब तक होगा ऐसा, जब तक उसके ऊपर कोई भी एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं कर रही है। अगर उसके ऊपर कोई अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही है तो इनिशियल मोमेंटम बिफोर मतलब कि बिफोर स्ट्राइकिंग से जो मोमेंटम होगा वो इक्वल नहीं होगा आफ्टर स्ट्राइकिंग के। ओके, ये आप बात याद रख लेना। सो हमारा आज का टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरे एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं सो प्लीज़ like our video, share our video and subscribe our channel. Thanks for watching.